नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेते थे या फिर संसद में जो भी बिल पेश होता था तो गोदी मीडिया कूद कूद कर उनके फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताया करता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है। अब बैसाखियों के भरोसे टिकी हुई सरकार अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रख रही है। अभी इसे विपक्ष का प्रेशर कहें या कुछ और, लेकिन बीते एक पखवाड़े में सरकार ने 3 बार यू टर्न ले लिया है। सरकार के फैसलों और यू टर्न को देखकर यह साफ लगता है कि कहीं ना कहीं से जो सरकार का कॉन्फिडेंस है वो गड़बड़ा गया है, डगमगा गया है। अभी चंद रोज पहले ही सरकार ने लेटरल एंट्री यानी विशेष योग्यता रखने वाले लोगों की सीधी भर्ती के फैसले से हाथ खींच लिया है। सरकार के इस फैसले से आरक्षण नियमों का पालन होता हुआ तो दिख नहीं रहा था, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लाभदायक नहीं माना था। खुद एनडीए के जो साथ जुड़े हुए दल हैं उसके कुछ एक छोटे दलों ने भी सीधी भर्ती पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। हालांकि भाजपा और संघ के समर्थक लेखक और पत्रकार लेटरल एंट्री के फायदे को गिनवा रहे थे और उसे देश की ज़रूरत भी बता रहे थे। लेकिन विपक्ष के कड़े प्रतिवाद के बाद बगैर परीक्षा के सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया। हालांकि विज्ञापन रद्द करने के बाद मोदी सरकार के जो कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनकी ओर से यूपीएससी को एक पत्र लिखा गया। उसमें इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और अब आगे से इस तरह की जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। बगैर आरक्षण नियमों का पालन के बगैर जो है वो नियुक्तियां नहीं होगी। दरअसल ये सब इसलिए भी लिखा गया क्योंकि राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लेटरल एंट्री के तहत की जाने वाली जो 45 नौकरशाहों की नियुक्तियां होती उसमें आरक्षण का पालन न किए जाने को लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। लेटरल एंट्री को लेकर एक सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि प्रमुख पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं वे सरकारी तंत्र का हिस्सा बन सकते थे, ऐसी बात कही जा रही थी। अभी हाल के दिनों में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दर्ज करने पर जो अपना प्रतिबंध लगा रखा था उसे हटा भी दिया है। माना जा रहा था कि आरएसएस से जुड़े हुए अधिकारी इस एंट्री के जरिए मौका पा सकते थे। दोस्तों, ऐसी धारणा भी बन गई थी कि इस एंट्री के जरिए देश की जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं और उन कंपनियों में जो लोग सेवाएं दे रहे थे वे किसी न किसी तरीके से सरकार का हिस्सा बन सकते थे और यदि ऐसा होता तो ऐसे लोग अपनी कंपनी के हितों के अनुसार नीतियां बनाते और फिर वापस अपनी कंपनी में लौट सकते थे या लौट जाते। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। जबकि हम सब जानते हैं कि जिस अफसर का चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है वह अफसर तमाम तरह के नियमों और कानून से बंधा होता है और उसकी एक जवाबदेही भी निश्चित होती है। इधर यह बताना भी थोड़ा ज़रूरी होगा कि कुछ समय पहले जो है वो सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बहुत जोर शोर के साथ प्रस्तुत किया था। इस बिल के पेश होते ही मुसलमानों को हिकारत की नज़रों से देखने वाले समर्थकों की जानो मानो बाँछें खिल गई थी। समर्थकों को लगने लगा था कि अब हर मुसलमान की जो है संपत्ति वो जब्त हो जाएगी। लेकिन यह बिल भी सदन में पास नहीं हो पाया और उसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। हाल के दिनों में सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है उसे भी वापस ले लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि सरकार बिल के ड्राफ्ट पर नए सिरे से काम कर रही है। 15 अक्टूबर के बाद नया ड्राफ्ट जो है वो फिर से
पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, आप सब इस बात से अवगत होंगे कि अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य जो है वो दलित कोटे में भी एक अलग कोटा बना सकते हैं। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि दलितों में भी जो अति पिछड़े दलित हैं उनको ठीक ठाक ढंग से आरक्षण का लाभ मिल सके। वैसे प्रारंभ में आरएसएस का जो मुख्य पत्र है 5 जन और बीजेपी के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया था। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उनकी तरफ से भी समर्थन देखने को मिला था। विरोध के नाम पर केवल दलित नेता और उनकी पार्टियां ही दिखाई दे रही थी। बीएसपी नेता मायावती, भीम आर्मी के चंद्रशेखर, लोजपा के जो हैं वो चिराग पासवान, प्रकाश आंबेडकर का ही विरोध सामने आया था। लेकिन बीते 9 अगस्त को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कुछ सांसदों ने पीएम से मुलाकात की, तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो ठीक उसी दिन यह फैसला ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब लागू नहीं किया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और एसटी समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने की अनुमति तो दे दी है और कहा है कि वास्तव में जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बहस छिड़ी हुई है, व्यापक बहस छिड़ी हुई है और इस बहस का असर जो है वो भारत बंद के दौरान भी देखने को मिला है। बहरहाल जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे राजनीतिक प्रेक्षक यह मानते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली जो पार्टी है वो 240 सीटों पर आकर सिमट गई है। इसलिए उस पार्टी का आत्मविश्वास हिल गया है। सरकार जानती है कि कोई भी एक फैसला इधर से उधर हुआ तो मामला गड़बड़ा सकता है, इसलिए मसलों को टालते चलिए, लटकाते चलिए। खैर दोस्तों, इस बीच एक और घटना घटी है जिसकी चर्चा रोजी रोटी की जुगत में लगी जो जनता है उसके बीच में नहीं है। सोशल मीडिया में जो प्रखर बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे और खुद को प्रचारित भी करवाते थे और करवाने वाले जो दिलीप मंडल हैं वो मोदी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक वे दलित बहुजनों के बीच सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया का चेहरा बने हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि सहमति और असहमतियों के बावजूद भी लोग उनके लिखे हुए को पढ़ते थे और उनकी बातों को सुनते थे और समझने का प्रयास करते थे। कभी उनके रिश्ते की जो चर्चा है वो डीएमके के स्टालिन के साथ होती रही, तो कभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ। उनको जानने समझने वाले जो भी राजनीतिक प्रेक्षक है वे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से कुछ पहले उन्होंने भी यू टर्न ले लिया था। फिर यू टर्न पर हम आ रहे हैं। वे मुस्लिम विरोधी बातें कहने लगे थे और जबकि अब वे सलाहकार बना दिए गए हैं तो जो लोग हैं जो उनको बकायदा उनकी आलोचना किया करते थे वे कह रहे हैं कि दिलीप मंडल जो कुछ भी अब तक कर रहे थे वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही कर रहे थे। उनका यू टर्न जो है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए ही था। खैर दोस्तों, यह कोई नई बात तो है नहीं। राजनेता से लेकर विचारक, खिलाड़ी और पत्रकारों ने समय समय पर विचारधारा को खूंटी पर टांग कर अपनी दुकानदारी जमाई है। वैसे तो इतिहास और विचारधारा की मौत होती नहीं है। विचारधारा को कभी फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। यदि कुछ समय के लिए हम यह भ्रम कायम भी रहता है कि विचारधारा की मौत हो गई है, इतिहास की मौत हो गई है, तो फिर कोई ना कोई ऐसा अवश्य आता है जो नया इतिहास लिख जाता है और नई धारा के साथ अपनी बात कह जाता है। बहरहाल फिसलन के इस लोक लुभावन दौर में यदि कोई दिलीप मंडल जैसा शख्स फिसल गया है तो उसे फिसल जाने दीजिए और यह मान लीजिए कि यह देश ना तो किसी मंडल की सलाह का मोहताज रहेगा और ना ही किसी कमंडलधारी की सलाह का। याद रखिए, चुके हुए कारतूसों के भीतर से दोबारा गोली नहीं चलाई जा सकती। खैर, मंडल साहब की नियुक्ति से वे ही लोग ज़्यादा परेशान हैं जो किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार में किसी न किसी पद को हासिल करने की जुगत में लगे हुए थे। ऐसे तमाम लोगों का प्रखर विरोध
हाल फिलहाल सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। सत्ता के साथ जुड़ते ही आदमी क्या हो जाता है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आपको यह भी सुनाई दे सकता है कि मंडल कौन है। अच्छा वो मंडल, अच्छा वो मोदी वाला मंडल, शायद आपको यह सुनाई दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।